हे गाइस, आप सुन रहे हैं मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा जी ने। और मैं इसकी बुक आधे से ज़्यादा ख़त्म कर चुकी हूँ। कहानी अपनी अंतिम पड़ाव पर चल रही है। कैसी लग रही ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और फॉलो करना मत भूलिए। चलिए, देर न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। जुलाई 2017। मैंने अपने चेहरे पर पानी की छींटे महसूस किए। मेरी आंखें खुल गई। सामने सैंडी था। उसके हाथ में पानी से भरा बोतल था। मेरा सपना टूट चुका था और इस सपने में भी मैं अंत तक नहीं पहुंच पाया। शायद सपने का अंत कभी होता ही नहीं। मैं एक बार फिर आशी से नहीं मिल पाया। जिंदा हो साले? उसने मुझे हिलाते हुए पूछा। मेरी नज़र सामने लगी दीवार घड़ी की ओर गई। 9 PM। मैं पिछले 20 घंटों से सोया था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं सदियों के बाद जगा हूँ। मैंने सैंडी की ओर देखा। वो अभी भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं ठीक हूँ। मैं बेड से उठकर बैठ गया। मुझे तो लगा तू दुनिया से निकल लिया। वो मेरे बगल में आकर बैठ गया। मेरी निगाह सामने पड़े मेरे फ़ोन पर गई, जो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा था। मैंने उसे ऑन करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने सैंडी के हाथ से पानी की बोतल छीन ली और एक सांस में पूरी बोतल गले के नीचे उतार दी। सैंडी मुझे ऐसे देख रहा था मानो उसने कोई दैत्य देख लिया हो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। हम सिल्वर लाइन अपार्टमेंट के बाहर रोड पर आ गए। वहाँ बहुत शांति थी। ये शांति भी कभी कभी बहुत शोर मचाती है। कॉलेज खुल चुके थे। लोग अपने घर से छुट्टियां बिताकर वापस आ रहे थे। उनके हाथ उनके भारी भरकम सामानों से भरे पड़े थे। कभी हम भी ऐसे ही अपने घर से आया करते थे। हम लोग कॉम्प्लेक्स में खाना खाने के बाद सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गए। सैंडी अपने फ़ोन में बिजी था। उसके एक्सीडेंट की वजह से वो अपना एक सेमेस्टर नहीं दे पाया, जिससे उसकी ईयर बैक लग चुकी थी, पर वो खुश था। मेरी उस गहरी नींद के बाद फिर सब कुछ पहले जैसा होने लगा। मेरे दिमाग में मेरी कहानी फिर से चलने लगी। सैंडी के कहने पर मैंने अपनी अधूरी कहानी को डायरी के पन्नों पर अंकित कर दिया, पर मेरी खुद की कहानी तो अभी बाकी थी। मेरे दिमाग में आशी के साथ बिताए वो आखिरी पल घूम रहे थे। उसने अंतिम वक्त तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने अपना वादा पूरा किया और मैंने क्या किया? मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ तुझे? सैंडी ने मेरे ख्वाबों को तोड़ते हुए बोला। मेरा सर मेरे हाथ में था। आई मिस हर यार, मैंने कहा। होता है यार, उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला जैसे उसे इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस हो। यार मैं टूट चुका हूँ। आई एम अ लूज़र। शायद मैं आशी के लिए एक सही इंसान नहीं हूँ। वो मुझसे बेटर डिज़र्व करती है। मैंने उसे धोखा दिया है। मैंने अपना वादा तोड़ा है। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुझसे बहुत प्यार करती है और तूने उसके लिए अच्छे के लिए ही ये सब किया है। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। सब सही हो जाएगा यार, इट्स जस्ट अ बैड टाइम। और सुन, मैंने पता किया है इंजीनियरिंग सक्सेस के बारे में। मैं चाहता हूँ तू ज्वाइन कर ले। रही बात पैसे की, तो तू अभी कोचिंग भी पढ़ा सकता है। यहाँ अपार्टमेंट में काफ़ी फैमिली हैं और उनके बहुत से बच्चे भी हैं। तू पार्ट टाइम पैसे अर्न कर सकता है। शायद सैंडी सही था। हमें हर मोड़ पर मुश्किलें मिलती हैं, पर हमें ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए। हर बीतने वाला दिन एक नया एक्सपीरियंस देता है और ज़िंदगी की कहानी के अंत तक पहुंचने के लिए हमारी किताबों के पन्ने ऐसे ही तो भरते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची। कई कंपनियों के दरवाजों के चक्कर लगाते लगाते मैं थक चुका था। मुझे समझ आ चुका था कि कंपनी में जॉब आपकी डिग्री से नहीं बल्कि सोच से मिलती है। मेरी डिग्रियों में उन्हें कोई खास रुचि नहीं थी।
हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास जानकारी तो है, डिग्रियां भी हैं, पर हमें हमारी पढ़ाई के अनुसार काम नहीं मिलता। आरक्षण का मुद्दा तो अपने देश में सबसे अनोखा है। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा। और मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहता था, और शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से ही होती है। मैं अब सिल्वर लाइन के कुछ बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। कम से कम यहाँ मैं उन बच्चों को बेहतर भविष्य देने की कोशिश कर सकता था। मुझे अलग अलग टाइम पर अलग अलग बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता। शुरुआत 4 बच्चों से हुई, जिसमें 2 बच्चे 12वीं में, एक 10वीं में और चौथी एक छोटी सी बच्ची जो क्लास 4 में थी। मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता था, क्योंकि उन्हें पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। पर उस एक नाम ने मुझे उसे पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। उसका नाम आशी था, छोटी सी बदमाश लड़की जो कभी भी शांत नहीं बैठ सकती थी, जो बिना डांटे काबू में नहीं रखा जा सकता था। और मैं आशी को कैसे डांट सकता था? मैं न चाहते हुए भी उसे पढ़ाने को राज़ी हो गया, क्योंकि अब मैं किसी और आशी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो मुझे प्यार से अनंत भैया बुलाती और हर बार अपनी गलतियों को अपनी मम्मी से न बताने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करती। मैं अपनी आशी से भले ही दूर था, पर शायद उसका बचपन मेरे साथ था। वो हमेशा पूछती, भैया आप शादी कब करोगे? और मैं उसे बताता कि मेरी एक गर्लफ्रेंड मुंबई में है और मुझसे थोड़ी नाराज़ भी है, पर मैं जल्दी उसे मना लूँगा। और वो अपनी मम्मी से बोलती, अगर आनंद भैया की शादी नहीं हुई तो मैं उनसे शादी करूँगी। जिंदगी किसी तरह से चलने लगी। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सैंडी भी पढ़ाई को लेकर अब सीरियस होने लगा। उसे भी इस साल जॉब की रेस में भागना था, और मैं हर रात उन तारों से काव्या और आशी का हाल पूछता। आशी से बात किए करीब 1 महीने हो चुके थे। मैं उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता था। हर पल मैं उससे बात करने को तड़प रहा था, पर उसके गुस्से का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही आती, जो मैं नहीं चाहता था। मुझे पता था कि वो भी मुझे उतना ही मिस कर रही होगी। वो तो हमेशा मेरे पल पल का खबर रखती थी, पर अब वो मेरी वजह से नाराज़ है। आज मैं आशी को पढ़ा रहा था। मैंने उसके लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के सवालों की लिस्ट बनाने लगा। 2 दिन के बाद उसके एंट्रेंस के एग्ज़ाम थे, और मुझे उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था। वो मेरे फ़ोन में टेम्पल रन खेल रही थी। उसे वो गेम काफ़ी पसंद था। मैंने उसे छोड़कर बाकी सारे गेम डिलीट कर दिए। सुनो आशी, मुझे इन सारे क्वेश्चन का आंसर 20 मिनट में चाहिए। मैंने क्वेश्चन की लिस्ट उसे पकड़ाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने सुना भी नहीं कि मैंने क्या बोला। आशी बेटा। हाँ भैया, बस लास्ट ट्राई। वो गेम में बिजी थी। मैं उसकी क्लास नोटबुक को चेक करने लगा। आशी पढ़ने में अच्छी थी। वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेती। मुझे उसे पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। भैया, वो चिल्लाई, आपका फ़ोन आ रहा है। उसने गुस्सा होते हुए कहा, क्योंकि फ़ोन आने की वजह से उसका गेम रुक गया था। उसने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया। अच्छा ठीक है, फ़ोन काट दो और अब जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने उसकी ओर नोटबुक बढ़ाई। पर भैया, इस पर तो मेरा नाम लिखा है, आशी माय लाइफ, उसने पढ़ते हुए कहा। क्या? मैंने तुरंत उसके हाथ से अपना फ़ोन छीन लिया। आज महीनों बाद आशी ने मुझे फ़ोन किया। वो अभी भी मुझे भूली नहीं थी, और मैं तो उसे एक पल के लिए भी नहीं। पर मैं उससे कैसे बात करूं? मैं उसके गुस्से का सामना नहीं कर सकता था। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? अगर मैंने उससे बात किया तो फिर मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। मैंने फ़ोन को बजने दिया। मेरे दिल और दिमाग में फिर से बहस होने लगी। दिल उससे बात करने को कहता, और दिमाग उसे भूलने को। मैं कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा था।
मेरा फ़ोन लगातार तीसरी बार बजा। मेरे हाथ फ़ोन के रेड बटन पर थे। मेरे हाथ कँपकँपाने लगे। हो सकता हो आशी किसी परेशानी में हो और अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो वो किसी मुश्किल में फंस जाएगी। काव्या के साथ एक बार ऐसा हो चुका था। छोटी आशी की नज़र मुझ पर थी। मैंने फ़ोन रिसीव किया। कहाँ हो तुम डफ़र? उसने फ़ोन उठाते ही चिल्लाते हुए कहा, जो हमेशा से उसका पहला सवाल होता था। ऐसा लगा मानो मैं सदियों बाद उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ, पर मुझे उसकी इस गुस्से भरी आवाज़ से भी प्यार था। हाय, कैसी हो? अरे वाह, तुम्हें कब से मेरी फ़िक्र होने लगी? उसने व्यंग कसते हुए कहा। अच्छा, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बताओ अभी तुम कहाँ हो? मैं लखनऊ में हूँ, पर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे बिना बहुत अच्छी हूँ, सच में। मन कर रहा है। वो आगे बोलते हुए रुक गई, पर मुझे जानना था कि उसका मन क्या कर रहा है। बट आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू, उसने चहकते हुए कहा। वो बहुत खुश लग रही थी। शायद उस सरप्राइज़ की वजह से मैं खुश था, क्योंकि वो खुश थी। मैं उससे मिलने को तड़प रहा था। तुम लखनऊ आ रही हो क्या? मैंने अंदाज़ा लगाते हुए बोला। हाँ हाँ, डफ़र, मैं नहीं, तुम आ रहे हो। मतलब? मतलब मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। वो लोग 10 दिनों के लिए गोरखपुर गए हैं। तो मैंने पूछा, जबकि उसके कहने का मतलब मुझे साफ समझ आ रहा था। तो तुम चाहो तो आ सकते हो। यहाँ आने के लिए बहुत लोग हैं। यार प्लीज़ आ जाओ ना अनंत। आई मिस यू। यार पर मेरी कोचिंग है, पर मुझे घर भी जाना है। मैंने झूठ बोला। एक तरफ मैं उससे मिलने को तड़प रहा था और दूसरी तरफ मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। सुनो, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो और मैं अब जॉब कर तो रही हूँ, बट अब बहुत हुआ यार, मुझे तुमसे मिलना है। आई मिस यू वेरी बैडली। आई मिस यू मोर देन यू, मैंने कहा। वो हंसने लगी। ओके, देन प्रूव इट। क्या मुझे प्रूव करने की ज़रूरत है? सुनो, मैंने तुम्हारा कल का टिकट करा दिया है। तुम्हें मैसेज मिल जाएगा। क्या? पर इतनी जल्दी? और मैं अपना टिकट करा सकता हूँ, मैंने झल्लाते हुए कहा। ठीक है बाबा, आकर मेरे टिकट के पैसे दे देना। नाउ हैप्पी? आई लव यू, मैंने कहा। छोटी आशी की नज़र अब भी मुझ पर थी। वो न जाने क्यों गुस्से में लाल पीली होने लगी। तुम बस एक बार मेरे सामने तो आओ, फिर मैं बताती हूँ। आशी की बातों से उसकी तड़प का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, एक एक करके बदला लूँगी। चलो अब जल्दी से सामान पैक करो और निकलो। पर ट्रेन तो कल है ना। उसने रोने का नाटक करते हुए कहा। प्लीज़ जल्दी आ जाओ डफ़ी, आई एम वेटिंग। प्यार की तड़प उसके इंतज़ार में ही होता है। आई लव यू, मैंने कहा। मैं उसके लिए बार बार इस शब्द को बोलना चाहता था। आई नो माई डफ़ी, उसने अदायगी से जवाब दिया। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी ऑफिस में हूँ, बाय। उसने फ़ोन रख दिया। तो आप उनसे शादी करने जा रहे हो? छोटी आसी ने मेरा फ़ोन रखते हुए कहा। वो हमारी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसका मुंह गुस्से से फूला हुआ था। मैंने हंसते हुए उसके गाल को खींचा। नहीं, अभी नहीं, मैंने कहा। फाइनली मैं आशी से मिलने जा रहा था। उसे अब मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। शायद समय ने उसे सब कुछ सिखा दिया। आशी को मेरी ज़रूरत थी और मैंने उसकी हर ज़रूरत में उसका साथ देने का वादा किया था। मैं उसे अपनी बाहों में भरकर सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता था। वो हमेशा मेरी थी और मरते दम तक मेरी ही रहेगी। कितनी भी मुश्किलें मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। मैंने सैंडी को सारी बातें बताई। वो बहुत खुश था। उसने उस खुशी में फ्लैट पर एक छोटी सी पार्टी रखी और बियर की कुछ बोतलें भी मंगवाई। मैंने रात में ही अपना सारा सामान पैक कर लिया। मेरी ट्रेन अगले दिन थी और कपड़े भी साफ नहीं थे, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैंने सैंडी से कुछ पैसे उधार लिए
क्योंकि अभी मेरे ट्यूशन के महीने भी पूरे नहीं हुए थे। रात के 2 बजे तक पार्टी चली। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। इतने दिनों बाद मैं आशी से मिलने वाला था। ये वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा था। ना जाने कब आशी के बारे में सोचते हुए सुबह हो गई। 3 बजे मेरी ट्रेन थी और मैं किसी भी कीमत पर लेट नहीं होना चाहता था। मैं आशी को कोई गिफ्ट देना चाहता था। उसे सरप्राइज गिफ्ट देना मेरी पहली पसंद जो थी। पर इस बार मैं उसके लिए कुछ और स्पेशल करना चाहता था। मैं उसे अपनी डायरी गिफ्ट करूँगा। मेरे शब्द, मेरे प्यार, सब कुछ उन पन्नों पर अंकित था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं कभी भी उससे दूर नहीं था। वो हमेशा हमारे साथ थी, मेरी किताब के पन्नों में। हाँ, मैं उससे अपनी डायरी गिफ्ट करूँगा। मैंने फैसला किया। मैंने अपना बैग चेक किया, पर डायरी वहाँ थी ही नहीं। मैंने रूम के हर कोने में उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। शायद मेरे किसी स्टूडेंट ने तो नहीं ले ली। मैंने सबको एक तरफ से कॉल लगाया, पर डायरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मेरे पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। मैं पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। यार, एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने सैंडी से कहा, जो पार्टी के बाद हैंगओवर से उठा था। अब ये मत कहना कि तू मुंबई नहीं जा रहा है, उसने गुस्से में कहा। वो अपनी पार्टी को जाया नहीं होने देना चाहता था। नहीं यार, वो बात नहीं है। मुझे मेरी डायरी नहीं मिल रही है। कौन सी डायरी? अरे वही, जिसे मैंने आशिक के लिए लिखा था। अबे वो तो मेरे पास है, उसने कहा। क्या? वो तेरे पास है? थैंक गॉड। मैंने उसे गले लगा लिया। उसके शरीर से अभी भी बियर की बदबू आ रही थी। पर यार, मैंने उसे अभी पूरा पढ़ा ही नहीं। हाँ, पर तू क्या करेगा ये सब पढ़ के? तुझे तो सब कुछ पता ही है। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं लेट नहीं होना चाहता। मैंने उसे बाथरूम की ओर ढकेला। आशी मुझे बार बार कॉल करके ट्रेन का टाइम बता रही थी। वो नहीं चाहती थी मेरी ट्रेन छूटे। हम समय से पहले ही ट्रेन के लिए निकल गए, क्योंकि मैं किसी ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहता था। हम समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गए। सैंडी मुझे स्टेशन तक छोड़कर चला गया। उसने पहुंचकर फ़ोन करने को कहा और अपना इकलौता वीआईपी नंबर याद करवाया, जो याद करने में काफ़ी आसान था।